नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पहली बार कमांडर संदीप धवन जी। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। वैसे तो हमारी बातचीत तकरीबन 8-9 महीने से चल रही है, बट फाइनली वी मैनेज्ड बिकॉज ऑफ हिज वेरी बिजी एंड वेरी टाइट शेड्यूल। क्यों? ही इज एन इंडियन नेवी वेटरन फ्रॉम 1988 टू 2009। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर जियो पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। इनका ट्विटर हैंडल है इनसाइटफुल जियो पॉलिटिक्स। वहाँ पे जो ये ट्वीट्स लिखते हैं वो मतलब आई वुड से 1000-2000 तो कॉमन है। अभी इनका एक लास्ट ट्वीट आया है दैट इज गॉन वायरल एंड 1 लाख पीपल हैव रीड, इट इज स्प्रेड टू 1 लाख पीपल ऑन ट्विटर इटसेल्फ। बाकी जो हमारे पास व्हाट्सएप में, टेलीग्राम्स में आते हैं वो अलग से। करंटली ही इज अ कमर्शियल पायलट, सो इनकी फ्लाइट टेक ऑन और टेक ऑफ के बीच में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो जब ग्राउंडेड होते हैं सर बीच बीच में 2-4 दिन के लिए, दैट इज द टाइम व्हेन वी गेट टाइम। आज का जो मुद्दा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट सेंटर्स अराउंड हवाला मनी, लोकसभा इलेक्शंस, चाइना, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। लोकसभा इलेक्शंस का इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से क्या लेना देना है? लोगों को लगेगा दूर की कहानी है, बट जियो पॉलिटिक्स में हम जो आज देख रहे हैं 20 साल, 25 साल, 50 साल की प्लानिंग लेकर चलती है। लोग कंट्रीज लेकर चलते हैं। जैसे माओ जेडांग ने 100 साल का प्लान तैयार किया था। At the same time, not only just IMEC, India Middle East Corridor, but also the INSTC, that is International North South Trade Corridor. आप ये सोचिए मोदी जी का कितना लॉन्ग टर्म विजन है कि एक कॉरिडोर ऐसा है जो यूरोप और यूएसए को कनेक्ट करवाता है भारत को स्ट्रेट, और दूसरा कॉरिडोर ऐसा है जो रशिया तक लेकर जाता है। सो ही हैज अ वेरी लॉन्ग विजन, और इसी लॉन्ग विजन से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। इस पे अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, संदीप सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड विल स्टार्ट विद द हवाला, क्योंकि हवाला हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल जो लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट नाउ। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, इट इज माय प्लेजर। मैं काफी समय से आपसे बातचीत चल रही थी और फाइनली यहाँ पे आ पाया, और आपके कारण ही मैं आपके दर्शकों के साथ जुड़ रहा हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। एंड आपने जो बात की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है, उसके बारे में हम काफी डेप्थ में जाएंगे और बहुत मजा आने वाला है उस पर, क्योंकि एनालिसिस से बहुत कुछ मैं भी सीखूंगा और जो बातें निकल के आएंगी उससे आप लोगों को भी काफी कुछ पता लगेगा। तो हवाला जो है ये, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 1 साल पहले जिसमें मैंने दर्शाया था कि कैसे 2024 में इलेक्शंस डिस्टर्ब किए जाएंगे यूजिंग हवाला, और बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो हवाला जो उसमें जो मेन मैं आपको बता दूं, ये दुबई से केरला आता है उसका सारा पैसा, जो मेन इसका रूट है। और सेकेंडरी जो रूट है वो है नेपाल से यूपी और बिहार में हवाला के रूट से, और छोटी छोटी क्वांटिटीज में कैश में भी आता है। आप सरप्राइज होंगे कि जो भारत सरकार को एक दशक पहले इससे जो लॉस हो रहा था वो था 1 लाख करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा था हवाला के कारण। नाउ ये हवाला जो पैसा है ये केवल बाहर से ही नहीं आ रहा है, भारत में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है? 174 जो है चाइनीज कंपनीज भारत में रजिस्टर्ड है। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों बहुत सारी, ऑलमोस्ट 200 के आसपास एनजीओज को बंद किया गया था। 44 चाइनीज कंपनीज पे भारत की जो ईडी है उसने छापे मारे थे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो इलीगल अमाउंट जो था कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था वेरियस एजेंसीज को, जिससे कि भारत में अंदर एक ऐसा उपद्रव मचा दिया जाए जिससे कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो लीडर्स हैं, उनका नाम खराब हो, और हो सके तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये एक मेन मुद्दा हवाला का रहा है, और ये अगर आप देख लें तो सैडली ये सक्सेसफुल रहा है, डिस्पाइट कि भारतीय ईडी ने काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर काम किया, काफी ज्यादा छापे मारे और बहुत सारा पैसा अनर्थ किया। बट जस्ट इमेजिन कि अगर 1 लाख करोड़
रुपया यहाँ पे आ रहा है तो उसको कितना पकड़ा गया होगा और कितना नहीं पकड़ा गया होगा, ये आपकी इमेजिनेशन के बाहर जा सकता है। मेरी इमेजिनेशन के तो बिल्कुल ही बाहर है। जी। कमांडर सर, कितना पैसा रहा होगा हवाला का इस बार लोकसभा इलेक्शंस में, एक मोटा मोटा एस्टिमेट? क्योंकि See, I just tell you कि 6,500 करोड़ तो केवल इन्होंने अनर्थ किया है। जो ईडी की जो जानकारी के हिसाब से केवल 10% के आसपास ही पैसा जो है अनर्थ किया जाता है। तो आप इमेजिन लगा लीजिए, कर लीजिए कि अगर 6,500 करोड़ का 90% रिकवर नहीं किया गया है तो पूरा जो संख्या है वो 60,000 करोड़ के आसपास चली जाती है। तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट टू पंप इनटू जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मणिपुर कि आपका वहां पे पूरा डिस्ट्रक्शन कर दीजिए, आप वहां पे एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चला दीजिए, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट चला दीजिए, आप एंटी सीए प्रोटेस्ट चला दीजिए। क्योंकि याद रखिए कि दो तरीकों से एक देश को डिस्टर्ब किया जाएगा और दो तरीकों से आप एक नेता को या एक लीडर को टार्निश कर सकते हैं। फर्स्ट है उसकी आप इमेज को टार्निश करिए, आप पब्लिश कराइए बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज रील्स और गड़े मुर्दे उखाड़ के, जैसे बीबीसी ने उखाड़ा 21 साल पुराना मुर्दा और क्या कहते गुजरात के जो वहां पे दंगे हुए थे उनको उजागर किया उन्होंने, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था, ना ही इस इलेक्शन से और ना ही आज की जनता से, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि आपकी इमेज को खराब करें। आप अगर जो जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो ऑल क्या कहते कतर का जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर, चाहे वो साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट के ऊपर, सब जगह एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी और स्पेशली एंटी मोदी। इनफैक्ट कर्नाटका में जब मोदी सरकार की हार हुई थी, उन्होंने ऐसे निकाला था जैसे कि चीन के लोकल इलेक्शंस चल रहे हैं, ऐसी बातचीत चल रही थी वहां पे चीन में। कतर ने भी बहुत सेलिब्रेशन करते हुए प्रस्तुत किया, जबकि कैन यू इमेजिन कि कतर जो है खुद एक बहुत ही सप्रेस्ड काइंड ऑफ सोसाइटी है जहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। जी मेन हाँ जी, हाँ बोलिए। जी जी प्लीज कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था कि मेन जो खतरा इस समय भारत को बना हुआ है वो है ये चाइनीज मोबाइल से, क्योंकि 75% जो इंडिया में इस समय मोबाइल यूज किए जा रहे हैं वो चाइनीज हैं। आपको अगर याद हो 2020 में गलवान के बाद भारत ने काफी सारे चाइनीज एप्स को बैन किया था। जो जनता जिसको नहीं पता है उन्होंने कहा एप्स को बैन करने से क्या हो जाएगा, लेकिन एप्स को बैन करने का मतलब था कि हमने अपना जो डेटा है उसको बाहर जाने से रोका। चीन के पास इस समय भारत का डेटा जा रहा है क्योंकि आपको वो फ्री एप्स देते हैं। वो एप्स आपका पूरा डेटा, आपकी सर्फिंग, आपको क्या बीमारी है, आप किस बीमारी को ढूंढते हैं, आप किस तरह की शॉपिंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल्स क्या हैं, आप किन मुद्दों पे नाराज हैं। याद रखिएगा, आप सर्च करते हैं कि आप गवर्नमेंट से किससे नाराज हैं, वो पूरा डेटा उनके पास जा रहा है। उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एआई मॉडल्स में डाल के, एआई एल्गोरिथम में डाल के उसको एक्सप्लॉइट करने का पूरा बिजनेस चलता है, और वो भारत में ही चल रहा है, अपने ही पैसों से हम जो उनको दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीद कर। जी, तो चाइना अब एक स्ट्रॉन्ग इंडिया प्रेफर नहीं करता है। चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया को कर्टेल कैसे करें। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जिन बुलेट्स को फायर किया गया आतंकवादियों द्वारा, वो बुलेट्स मेड इन चाइना है। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में दो बड़ी खेप पकड़ी गई थी। उसमें हैंड ग्रेनेड से लेकर लॉन्चर से लेकर ऑल द स्मॉल आर्म्स।
अगर आप गौर करें तो सब चाइनीज हैं। इवन मणिपुर में दो बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, वो भी चाइनीज थी, क्योंकि चाइना जो है इस समय ऑलमोस्ट नंबर 2 और 3 पे आ रहा है स्मॉल आर्म्स में। बड़े आर्म्स में उसका नंबर नहीं आ रहा है, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, और डिस्ट्रप्टर्स को सप्लाई भी कर रहा है। पंजाब में जो मेनली जो ड्रग स्मगलर्स हैं, उनके रूट पे ड्रग स्मगलर्स के साथ ही ये इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, और ये जितनी भी सारी असला बारूद सब ये उन्हीं रूट से आ रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक तो पूरी वायर्ड है, उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हैं, जितनी की मे भी पंजाब और राजस्थान में नहीं रहती। फिर भारत जो है इस समय चुनौती दे रहा है चीन को, क्योंकि जो डी रिस्किंग का मतलब है कि डिपेंडेंस जो चीन के ऊपर है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, और उसमें जितनी भी फैक्ट्रीज, जितना भी बिजनेस चाइना से शिफ्ट कर रहा है, वो या तो भारत आ रहा है और या फिर वियतनाम जा रहा है। तो भारत जो है इसमें मेजर डिस्ट्रप्टर बन गया है चीन के लिए। चीन को ये पता है, और ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में मुश्किल से 3 या 4 साल लगाएगा, लेकिन बिगेस्ट जीडीपी प्रोड्यूसर 2027 से 2028 तक भारत जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट जीडीपी प्रोड्यूसर बन जाएगा। और अगर वो हो गया तो उसमें आ जाता है एंगल कि आप लीडर को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि अगर जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है, जीडीपी का मतलब है कि रेवेन्यू प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड का बिजनेस है वो आपके आसपास मंडरा रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? देश का लीडर कंट्रोल करता है। तो अगर आप देश के लीडर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल करिए, उसको टार्निश करिए, और ऐसे आदमी को लाके बैठा दीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वही कारण है कि भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और कुछ लोग जो हैं भारत के, उन्होंने, मैं बताऊं आपको, 234 वर्ल्ड टूर किए थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके 3 साल के अंदर। वो अगर आप G20 के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको सबको कंबाइन कर दें, उनकी वर्ल्ड ट्रिप्स, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वो उससे ज्यादा थी। तो ये लोग कहाँ जा रहे थे, किनसे मिल रहे थे, ये किसी को कोई खबर नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमें इंटरनली विजिबल फोर्सेस से और एक्सटर्नली इनविजिबल फोर्सेस से आहत किया जा रहा था खुले आम, और हम कुछ नहीं कर सके। इंटरनली सैबोटेज करने वाले एक बंदे की फोटो तो मैंने स्क्रीन के ऊपर डाल दी, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने ये बताया नहीं कि ये किस चीज के ऊपर था। ये था कि हमारे देश को सैबोटेज करना है, या अरुणाचल या लद्दाख का कोई हिस्सा देना है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का कोई हिस्सा देना है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, संदीप सर, हाउ डू यू सी द कनेक्शन बिटवीन IMEC, that is India Middle East Corridor, to Lok Sabha election? या सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि याद होगा आपको कि G20 में भारत ने कितनी सक्सेसफुली पूरा ऑर्गेनाइज किया था G20 की प्रेसिडेंसी को भारत में, और उसी के बाद ही इमीडिएटली एक सरप्राइज दिया था G20 में भारत ने, बाय डिक्लेयरिंग कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके सिग्नेटरी कौन थे? उसके सिग्नेटरी भारत, सऊदी अरेबिया, UAE, USA, यूरोपियन यूनियन, और उसमें सेपरेटली इटली और फ्रांस ने भी साइन किया था, क्योंकि वो इससे जुड़ना चाहते थे। बहुत ही प्रॉमिसिंग ये एक पहलू था। लेकिन ये पूरा एक मुद्दा जो चीन ने शुरू किया हुआ है BRI का, उसको नष्ट करता था। कि अगर आप ध्यान दें कि चीन ने BRI इजिप्ट के थ्रू भी शुरू किया हुआ है, उन्होंने $3 बिलियन का वहां पे फिर से एक आने लगी आपकी।
$3 बिलियन का उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। और जो सुएज कनाल है, जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ एडन है, वो उसको कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का 30% जो ट्रेड है इस समय गल्फ ऑफ एडन और रेड सी से जा रहा है, और 12% जो है इस समय सुएज कनाल से जा रहा है। तो अगर IMEC जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो ये बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक शिप जो थी फंस गई थी सुएज कनाल में पिछले साल, और पूरे टाइम वहां पे करीब 200 से 300 शिप्स जो थी वो फंस गई थी उस चक्कर में, और ट्रेड बंद हो गया था। और उसके बाद हुतीज ने हमें ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे आप डिस्टर्ब कर देंगे ये पूरा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन और सुएज कनाल का ट्रैफिक। तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। कैन यू इमेजिन कि उसको, उस नुकसान के चक्कर में आपको 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, आपको केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, आपको 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, और पर ट्रिप $1 मिलियन आपको एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा। तो चाइना जो था उसने IMEC के थ्रू उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ये मेरी थ्योरी है और इस पे मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूं, कि उन्होंने जो अटैक हुआ इजराइल में गाजा की तरफ से, वो चाइना का बैक्ड अटैक था। और अगर आप उसके बाद से उनकी एक्टिविटीज देख लें तो कंप्लीटली चाइना कंट्रोल थी। ना तो चाइना ने एक बार भी वहां पे उनका इजराइल का साथ दिया, उनकी एक भी शिप जो थी हुतीज ने अटैक नहीं की। तो ये डिस्टर्ब करने का एक IMEC का एक चाल थी, जिससे कि भारत जो है मेन, जैसे मैं आपको पहले बताया कि भारत एक उभरती हुई एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर की तरफ बढ़ रही है। और ये वर्ल्ड आने वाले दिनों में 3 पोल्स में होएगा, USA, इंडिया एंड चाइना। ओके, चाइना को यूरोप एंड USA काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों ध्यान दें आप, तो उन्होंने बहुत सारी ड्यूटीज उनके इंपोर्ट्स पे लगा दी हैं। तो नेक्स्ट जो कंट्रोल करना है वो है भारत। तो उसको चाइना भी कंट्रोल करना चाहेगा और उसको वेस्टर्न स्टेट्स भी कंट्रोल करना चाहेंगी। और उसमें जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने इस इलेक्शंस में दिया था, और उसमें काफी कुछ सक्सेसफुल हो गए थे वो लोग, वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला है भारत की तरफ। क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर भारत सजग नहीं हुआ तो हम जा रहे हैं एक नई जो है कंट्रोल, जिस तरह से ब्रिटिश राज ने भारत को किया था, उसी की तरफ अगर भारत अपने सेल्फ इंटरेस्ट में खड़ा नहीं हुआ। हम नई न्यू कॉलोनाइजेशन जिसकी बात करते हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म, Yes. उसकी बात कर रहे हैं जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो INSTC है, इसका क्या लेना देना है? वाई, मतलब ये दोनों चाइना को ही थ्रेटन करते हैं, इसमें US को कोई नुकसान नहीं होता है जी। तो अगर ना आप लीजिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, तो उसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। सी IMEC में USA इन्वॉल्व है, उसका फायदा है, तो वो उसको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। एज वेल एज उसमें गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनसे उनके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, तो वो भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन INSTC जो है ये जाता है ईरान से, तो जहां पे USA जो है उसके अगेंस्ट आ जाता है। फिर ये पहुंचता है वाया अजरबैजान एंड कैस्पियन सी, ये पहुंच जाता है रशिया। अगेन जो है इसमें रशिया जो है और USA और जो वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाती हैं, और दे वुड नॉट लाइक कि ये सक्सेसफुल हो। चाइना का इसमें क्या एंगल है?
चाइना का एंगल ये है कि एक कैस्पियन कॉरिडोर है, जिसको ये लोग मिडिल कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कैस्पियन सी के होते हुए, अजरबैजान से होते हुए और वाया टर्की या ब्लैक सी कह लीजिए, ये यूरोप जा रहा है। प्लस उनका एक ट्रेन कॉरिडोर है जो कि यूरोप की तरफ जा रहा है, चाइना यूरोप ट्रेन कॉरिडोर। इन दोनों को ही आईएनएसटीसी से बहुत ज्यादा खतरा है। कैन यू इमेजिन कि आईएनएसटीसी जो है 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये एक्चुअली चाबहार से नहीं जाता है, बल्कि ये जाता है बंदर अब्बास से, जो कि थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ईरान में। इनफैक्ट जो भारत के एनएसए थे, ये अभी पिछले दिनों एक सम्मेलन के लिए गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम भारत जो है चाहेगा कि चाबहार की तरफ इसको शिफ्ट किया जाए बंदर अब्बास से, क्योंकि भारत जो है इस समय चाबहार कंट्रोल करता है। और इनफैक्ट सबसे बहुत ही बढ़िया बात जो आपको मैं बताऊं कि टिल मई 2024 हर साल जो था भारत उसको रिन्यू कर रहा था, चाबहार को रन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब सरकार ने एक इतना बड़ा एक कदम उठाया है और उसको 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ईरान से, इस पोर्ट को लेके इसको रन करने का $350 मिलियन का कमिटमेंट किया है। और ये बीआरआई की तरह नहीं है कि जिसमें केवल चाइना का फायदा है और दूसरे देशों का फायदा नहीं है, बल्कि वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें आप मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे, जो कि एनर्जी रिच कंट्रीज हैं। इससे आप अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करेंगे, और आगे जाके यूएसएसआर जो पहले होता था, अब रशिया कहते हैं, उससे कनेक्ट करेंगे। और ओरिजिनल प्लान के तहत सेंट पीटर्सबर्ग से उसको आपने यूरोप को कनेक्ट करना था, लेकिन अब वो जो है मामला बनता नहीं दिख रहा है। तो चाइना जो है वो नॉट लाइक कि ये सक्सेसफुल हो किसी भी तरीके से, और यूएसए भी है जो है वो चाहेगा कि ये सक्सेसफुल ना हो। तो हम हो सकता है कि आईएनएसटीसी को एक छोटे फॉर्म में देखें, क्योंकि रशिया जो है उसको चाहिए एक वार्म वाटर पोर्ट, और उसमें चाबहार उसको मिलता है, और उसमें उसको बंदर अब्बास मिलता है ईरान में। तो ये बहुत ही एक खिचड़ी सी बन गई है कि ईरान को चाइना सपोर्ट करता है, बट डिस्ट्रॉय करना चाहता है आईएनएसटीसी को। और आप इसमें एक और बहुत बड़ी बात गौर करिए कि ईरान जो है इतना चाइना के क्लोज आ चुका है, उसके बाद भी उसने भारत को ऑनर किया, और चाबहार का पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल का भारत को दिया, क्योंकि वो करीब तो आ चुका है चीन के, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। वो उसको पता है कि चीन कभी भी मुड़ के उसको धोखा दे सकता है। कोई भी विश्वास नहीं करता है, तभी दैट स्टेटमेंट ना, चले तो रात नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, दैट स्टेटमेंट इज सेड, राइट? तो इनफैक्ट जो पाकिस्तान है, जो हिमालय से ऊंचा और हिंद महासागर से गहरा जो उनका जो रिश्ता है, उसके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको जिनको लात मार के आर्मी ने बाहर निकाल दिया, उन्होंने ये पूरा जो सीपेक जो कॉरिडोर है चाइना के साथ, उसको खारिज करने के लिए कहा था। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उनको बाहर फेंके जाने का ये था, क्योंकि आर्मी और वहां के जो बहुत सारे करप्ट बिजनेसमैन हैं, वो उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और जो $62 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था, वो $84 बिलियन पहुंच गया है, जबकि 20% जो है उसके प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। और चाबहार की अगर आप लोकेशन को देखें तो इट इज जस्ट 133 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्वादर। ओके, तो भारत ने एक कदम उठा के उस पूरी जो उनकी जो एक उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो एक कदम उठाया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। स्ट्रेटेजिक तो वो वैसे भी नहीं था, क्योंकि 400 किलोमीटर जो है जो पीओके से ये सीपेक गुजरता है। ओके, और उसको एनी टाइम दैट इज विद इन फायरिंग रेंज ऑफ इंडिया। तो अगर वॉर होती है तो भारत
कि किसी भी टाइम उसके 2-4 ब्रिजेस को गिरा के उसको नलीफाई कर देगा, क्योंकि चीन जो सोच रहा था कि अगर आपको मैं बताऊं तो 2 चोक पॉइंट्स हैं क्या कहते हैं इंडियन ओशन में चीन के लिए। ओके, उसमें आता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के नीचे है, और फिर एक आता है मलाका स्ट्रेट जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ये 2 चोक पॉइंट्स हैं जहां से 80% चीन का ऑयल निकलता है, और अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर दी गई जो दोनों स्ट्रेट्स हैं तो उसके बाद चीन की सप्लाई रुक जाएगी। तो सीपेक जो था ये पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोई भी कोशिश नहीं थी। वो पाकिस्तान ड्रीम वर्ल्ड में रहे और सोचता रहे, लेकिन मेन जो था उनका एनर्जी सप्लाई का ये रूट था, लेकिन भारत उसको कंट्रोल करता है। तो भारत की तरफ जो एक बहुत बड़ा चीन का गुस्सा ये भी है, क्योंकि भारत सीपेक का हिस्सा नहीं बना, बीआरआई का हिस्सा नहीं बना। तो इस समय जो आप देखेंगे बहुत खींचातानी चल रही है यूएसए और चीन के बीच में, क्योंकि यूएसए चाहता है कि आप फुल बजट खुल के क्वाड में आ जाइए। उन्होंने एक स्क्वाड बना लिया अलग अलग कंट्रीज को लेके आपको दिखाने के लिए कि हम आपके बिना चले जाएंगे। लेकिन चाहे स्क्वाड हो, चाहे क्वाड हो, चाहे कोई भी हो, भारत के बिना यूएसए चीन को टेक ऑन नहीं कर सकता है। वो चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो। तो एक बहुत बड़ी खींचाताना चल रही है भारत को लेके चीन और यूएसए के बीच में। चीन नहीं चाहता कि आप पूरी तरीके से क्वाड में हिस्सा लीजिए, और यूएसए नहीं चाहता कि आप चाइना की तरफ चले जाइए, रशिया की तरफ थोड़ा सा साथ दे दीजिए, और बहुत नाराज है कि आपने यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट एक कदम नहीं उठाया, एक स्टेप नहीं उठाया। तो पूरा जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उन्होंने देखा कि एक लीडर है जो कि इस में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेके चल रहा है। तो अगर आप उस लीडर को हटाएंगे तो एक लीडर ऐसा आएगा जिसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, और वो लीडर आपको पता ही है, पूरी दुनिया को पता है। और अगर वो लीडर नहीं भी आता है तो उसकी जगह किसी और को खड़ा कर देंगे। और ये आने वाले दिनों में चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो और अगला जो 2029 का इलेक्शन हो, मैं बता रहा हूं भारत सरकार को, भारतीय एजेंसीज को बहुत सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी आर हेडिंग फॉर बिगर सरप्राइजेस, बिगर डिसरप्शंस। ये अगर हम सोच रहे हैं कि किसान वाला मुद्दा खत्म हो गया, सीए वाला मुद्दा खत्म हो गया, तो उन्होंने मणिपुर का मुद्दा खड़ा कर दिया। मणिपुर का मुद्दा आप रिजॉल्व करेंगे, वो और मुद्दा खड़ा कर देंगे। ओके, माओइस्ट का मुद्दा चल ही रहा है कंटिन्यूसली, लगातार, बार बार। और नया एक जैसे आपने शुरू देखा आपने कि जम्मू कश्मीर में कैसे उन्होंने फिर से एक बार अटैक्स की एक झड़ी लगा दी है। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि हम अभी भी नरेटिव कंट्रोल करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आपने आर्टिकल 370 निकाल दिया, आपने वहां पे पीस ला दी, आपने वहां पे इंडस्ट्रीज की बात की, आपने वहां पे जॉब्स की बात की, लेकिन नैरेटिव को हम कंट्रोल करेंगे और कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने का ये एक इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस एंड इमीडिएटली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी वहां पे, साथ साथ में वहां पे ये ऑपरेशन चल रहा था और वो तीर्थयात्री जो थे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। कमिंग टू द IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, और INSTC, ये दोनों के दोनों चाइना को काउंटर करने के लिए तो थे ही थे, बट ये उनसे ज्यादा ये हमारे लिए था। दिस वाज सेल्फ सेंटर्ड कि वी वांट टू इंक्रीज आवर ट्रेड, वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके लिए था। और चाइना को इससे लग रही है प्रॉब्लम। तो हम मतलब मोदी हैज बिकम अ सेंटर पॉइंट जहां पर कई डायमेंशन से अटैक आ रहा है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ग्रो भारत, इधर चाइना की तरफ से, उधर यूएसए की तरफ से, क्योंकि यूएसए आल्सो डजंट वांट अ स्ट्रांग भारत। उनको भारत चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, बट स्ट्रांग भारत नहीं चाहिए। दैट्स राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो उनको चाहिए कि कंट्रोलेबल भारत, जो कि
आगे के 5 साल की बातें करें, 50 साल की बातें ना करें, 100 साल की बातें ना करें। मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि मैं मोदी गवर्नमेंट को इसलिए वोट करूंगा कि वो उन्होंने 100 सालों की बात की है। उन्होंने कहा हम प्लान करेंगे भारत अगले 100 सालों में कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी जो लीडर होता है वो अपनी नाक के आगे नहीं देख पाता है। जो एक अच्छा लीडर होता है वो 5-10 साल तक देखता है, लेकिन एक ग्रेट लीडर ही होता है जो कि 100 साल तक आगे देखता है कि देश कहां आगे जाएगा और उसको उस राह पे कैसे डालना है। तो उसको डिस्टर्ब करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पावरफुल बन गए तो कल आप उनको चुनौती देंगे। और मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि भारत चुनौती देगा, चीन को तो 100% देगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।